चलिए तो नए उत्साह और उमंग के साथ एक नए टॉपिक के स्टार्ट किया जाए। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि साइटोप्लाज्म बारे में। क्या साइटोप्लाज्म? पहले हम लोग ने क्या किए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल पढ़ा दिए हैं। उसके बाद जो आता है मेन मैकेनिज्म जो है इसका साइटोप्लाज्म का, इसका बहुत बहुत बड़ा फंक्शन है। जो जितना भी एक्टिविटी भी होती है, मेटाबॉलिकल एक्टिविटी जो होती है, सब इसी में होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है। जैसे देखो, ये सेल वॉल हो गया, इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया। उसके बाद जितने भी रिएक्शन वगैरह, एंजाइम्स वगैरह जितने भी होते हैं, सब रेगुलेट कौन करता है? साइटोप्लाज्म करता है। कौन? साइटोप्लाज्म। जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया, एंजाइम रिएक्शन हो गया, और वाटर को भी कंट्रोल। देखो, साइटोप्लाज्म में लगभग विस्कस चिपचिपा जैसे पदार्थ सब रहता है। क्या? इस साइटोप्लाज्म चिपचिपा पदार्थ सब रहता है, एकदम विस्कस के रूप में। जैसे जेल देखे हैं, उसी एक तरह समझ लो, उसी टाइप का रहता है, जिसमें उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं। क्या? जब साइटोप्लाज्म में तो न्यूक्लियस लाइक कुछ स्ट्रक्चर जब इसमें इन्वॉल्व होता है तो उसको क्या कहता है? न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जब साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल लाइक स्ट्रक्चर जब इंक्लूड हो जाता है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। चलो, तो हम लोग चलते हैं साइटोप्लाज्म रेगुलेट द ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जैसे सेल को रेस्पिरेशन प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। कुछ गैस एक्सचेंजेज भी होता है। जितने मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मेटाबॉलिज्म को दो भाग में डिवाइड होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि दो बड़े मॉलिक्यूल्स, दो छोटे, एक बड़ा मॉलिक्यूल्स टूट करके दो नए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है, उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे देखो, सुक्रोज होता है। क्या? सुक्रोज। एनाबॉलिज्म क्या? एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। सुक्रोज जो होता है, जब टूटता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। हम मेटाबॉलिकल एक्टिविटी की बात करें, मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं, जो सेल के अंदर जो ये रेगुलेट करता है, साइटोप्लाज्म रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एक एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स, क्या होता है एनाबॉलिज्म? एगो बड़ा जो मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे सुक्रोज ले लो। क्या? सुक्रोज ले लो, ये चीनी सुक्रोज ले लो, वो टूटता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। क्या? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ये एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या होता है? दो छोटे मॉलिक्यूल्स मिल करके एक लार्ज मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है, उसको कहता है कैटाबॉलिज्म। क्या? वो जितने फंक्शन होता है ये रेगुलेट करता है, ये साइटोप्लाज्म में ही रेगुलेट करता है। कोई भी सेल ऑर्गेनेल हो, जितने सेल में साइटोप्लाज्म जो सबको रेगुलेट कौन करता है? ये साइटोप्लाज्म। और मेन यहाँ पर जितने भी, जैसे देखो, बैक्टीरिया में भी, अगर बैक्टीरिया की हम बात किया जाए कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता नहीं है, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो इसी में तो तैरते रहता है, एकदम हैंग के तरह से हम बताए थे ना, प्रोकैरियोटिक ऐसा हैंग कर लटके रहता है प्रोकैरियोटिक में, समझे? लेकिन क्या होता है यूकैरियोटिक? क्या होता है कि उसका न्यूक्लियर क्या होता है? ये बाइंडेड होता है, इसमें अंदर क्रोमेटिन पाया जाता है, क्रोमेटिन मिलाकर क्रोमोसोम बनता है, क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या? यूकैरियोटिक में। अब प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये इसी साइटोप्लाज्म क्या होता है? तैरते रहता है, समझे? उसी में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होता है। अब चलिए बात करते हैं, इट मेंटेन द होल सेल बॉडी। अब देखो, साइटोप्लाज्म क्या काम है? पूरे सेल बॉडी क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। क्या? कंट्रोल करता है। कौन? ये साइटोप्लाज्म, समझे? कहता है इट इज आल्सो कैरीज केमिकल रिएक्शन, एंजाइम रिएक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम सिंथेसिस, जितने भी होता है एक्टिविटी, ये साइटोप्लाज्म ही रेगुलेट करता है। क्या? साइटोप्लाज्म में ही। जितने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो डिफेंसिव ऑर्गन है, यानी बॉर्डर का काम करता है, लेकिन जितने भी रेप्लिकेशन सब वगैरह सब होता है वो सब किस में होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। चलो अब आगे चलते हैं। इसको जो होता है ना, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्या? दो कैटेगरी में। एक तो साइटोप्लाज्म जो जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं, एंडोप्लाज्म, सेंट्रोसोम, ये सब जितने होते हैं उसको साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल कहा जाता है। क्या? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल कहा जाता है। और इसको दो भाग में डिवाइड किया जाता है, जो कैपेबल डिवीजन, तो वैसे ऑर्गन जो डिवाइड करता हो, इसको एक तरफ रखा गया है,
उसके बाद जितने भी ऑर्गन जो होता है, जितने भी सबस्टेंस होता है, जितने मॉलिक्यूल्स होता है जो डिवाइड नहीं करता है, कहता है नॉट कैपेबल टू डिवाइडिंग डिवीजन, ये जो डिवाइड नहीं करता है वो दो कैटेगरी में होता है। इसमें इसको मेटाप्लेट्स भी कहा जाता है। क्या? मेटाप्लेट्स भी कहा जाता है, जो डिवाइडिंग करता है, कैपेबल डिवाइड, ये यहाँ पर है। और मेटाप्लेट्स जो ऑर्गेनल डिवाइड नहीं करता है, यानी डिवीजन नहीं करता है। सबसे पहले कैपेबल कौन को डिवीजन करता है? सेंट्रोसोम। पता है सब सेल डिवीजन होता है, सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम कैसे कैसे होता है? दुगो रहता है, प्लेट जैसा, एगो सुतल रहता है, एगो एकदम खड़ा रहता है, समझे? दुगो रहता है। ये अपना क्या सेंट्रियोल निकालता है, तब ने क्या करता है क्रोमोसोम को ऐसे स्प्लिट कर देता है। ये स्प्लिट करता है, देखो ऐसे क्रोमोसोम रहता है ना, ऐसे रहता है, ठीक है। इसको एक इधर ले लेगा और एक इधर ले लेगा। ये क्या करता है? ये सेंट्रोसोम का काम है। क्या? ये सेंट्रोसोम का काम है। और ये सेंट्रोसोम का मेन बहुत बड़ा फंक्शन है, बहुत इसका बहुत उपयोग है सेल डिवीजन। आगे हम पढ़ाएंगे सेल डिवीजन में, उसमें देखिए क्या सेल डिवीजन में, ठीक है। और तो और देखिए उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये क्या काम करता है? ये राइबोसोम बनाने का काम करता है। क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बहुत बहुत फंक्शन का। अच्छा, इसको दो तरह का होता है, एक वो रफ होता है, एक होता है स्मूथ। दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है, समझे? आगे पढ़ाएंगे, चर्चा करेंगे। राइबोसोम ये भी डिवीजन करता है। राइबोसोम देखो पहले बताए थे कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 80S पाया जाता है, जिसमें दो सब यूनिट में डिवाइड होता है। सबसे बड़ा सब यूनिट कहता है 60 यूनिट और छोटा को कहता है 40 यूनिट। यानी 80S किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक में। जो 60 सब यूनिट और 40 सब यूनिट में क्या होता है? वो टूटा रहता है। क्या? टूटा रहता है, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक उसमें राइबोसोम 70S पाया जाता है। क्या? 70S यूनिट, जिसमें सबसे बड़ा यूनिट 50S यूनिट हो गया और छोटा यूनिट 30S यूनिट है। ये कभी एग्जाम सब में कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में पूछ देता है कि राइबोसोम का दो स्मॉल सब यूनिट कौन कौन है, एग्जाम्पल देता है कि और क्या कह देगा, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों में किसी का दे देगा। कभी पूछ लेता है। क्या? पूछ लेता है। ये सब जानना जरूरी रहता है। राइबोसोम पता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। बताओ माइटोकॉन्ड्रिया का सेल कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सबको काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ता है। जैसे चलने के लिए हम बोल रहे हैं तो हमको एनर्जी चाहिए, तब हमको समझा रहे हैं। तो एनर्जी कहाँ से आता है? कौन देता है? तो वो एनर्जी हमको ये माइटोकॉन्ड्रिया देता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हमको एनर्जी देता है। देखो, हाँ ठीक है। और वो किसके फॉर्म में देता है? तो हमें वो एटीपी के फॉर्म में देता है। क्या? एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में देता है। कौन? ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये हर एक सेल, जितने भी सेल होते हैं उसको वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी ऊर्जा देते हैं, जिसके वजह से हमारा बॉडी कोई फंक्शन करने में सक्षम, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, खेलना, कूदना, पीटना, कौन? सब हमको एनर्जी देते। कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देता है। गोल्जी बॉडी ये इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। क्या? ट्रैफिक पुलिस। किसको जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है, आगे पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी, समझे? उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स है। अब देखो, अब कुछ होता है मेटाप्लेट जो डिवीजन नहीं करता है। अब पता है ये सेंट्रोसोम डिवीजन करता है। ये भी 1 से 2 बनता है। जब सेल डिवीजन होता है 1 से 2 बन जाता है। ये राइबोसोम भी डिवीजन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवीजन करता है, गोल्जी बॉडी ये सब का डिवीजन करता है, डिवाइड करता है। तब ने अगर देखो कंटेंट डबल होगा तब ना सेल दुगो बनेगा, और कंटेंट एक ही रहेगा कैसे सेल दुगो बन जाएगा? जैसे देखो, इसको 2 भाग में बांटना है और जितने भी सेल वाले उसको 2-2 कॉपी होगा, तब नहीं ये अलग अलग एक समान रूप से बटेगा है। अब कुछ ऐसे हैं जो डिवीजन नहीं करता, जैसे पिगमेंट सब होता है, लिपिड्स वगैरह सब होता है। और देखो वैक्यूल डिवाइड नहीं करता। वैसे भी देखो वैक्यूल अगर पूछा जाए, इसको हिंदी में कहते हैं रसधानी। क्या? रसधानी। ये प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है वैक्यूल, समझे? एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, ये प्लांट सेल में पाया जाता है वैक्यूल, समझे? इसका बहुत बड़ा फंक्शन होता है गैस एक्सचेंज में, ऑस्मोसिस में इसका बहुत बड़ा रोल होता है प्लांट सेल में, ठीक है। उसके बाद फैट्स एंड लिपिड का भी बहुत बड़ा योग है। ग्लाइकोजन। अब देखो जो एनिमल सेल में होता है
तो हम लोग भोजन, देखो प्लांट भोजन किस रूप में स्टोर करता है, तो स्टार्च के फॉर्म में, क्या स्टार्च के फॉर्म में। लेकिन अगर एनिमल हो गया, जैसे हम लोग हो गया, इंसान वगैरह सब हो गया, समझे, इंसान वगैरह हो गया, जो जानवर ये सब समझ लो, तो उसमें भोजन किस रूप में स्टोर होगा, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगा। क्या ह्यूमन में भोजन ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है। देखो जैसे देखो बफेलो या काऊ सब वगैरह सब होता है, क्या काऊ सब वगैरह, तो आपको पता है कि एनिमल स्टार्च को क्या करता है, स्टार्च यानी सेलुलोज मान लो, उसमें सेलुलोज का बना होता है, उसमें जो एनिमल सब स्टार्च के रूप में भोजन बनता है किसी प्लांट में। तो ये पता है आपको कि ह्यूमन या जितने भी एनिमल सब वगैरह होता है वो सेलुलोज यानी स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं करता है। क्या, जैसे देखो देख हम बताते हैं, आलू का छिलका जब हम लोग खा लेते हैं, क्या वो डाइजेस्ट होता है, नहीं होता है, समझे, क्योंकि वो सेलुलोज के बना, उसमें स्टार्च रह पाया जाता है, क्या स्टार्च के रूप में फूड, और वो सेलुलोज के बना रहता है, तो वो हमको क्या करता है, डाइजेस्ट नहीं, बॉडी ठीक से हमारा बॉडी डाइजेस्ट कर ही नहीं, क्योंकि सेलुलोज का बॉडी डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता है एनिमल का। लेकिन प्लांट तो कर सकता है, प्लांट उसका जो बहुत स्टार्च के रूप में फॉर्म बनता है उसी तरह से करता है। चलो आगे चलते हैं। प्रोटीन एनिमल में भी और प्लांट में भी, दोनों में पाया जाता है। क्या, प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हम सबसे पहले इसके बाद हम शुरू करेंगे साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल के। ये मेन, इसको डिफेंसिव ऑर्गेनिज्म डिफेंसिव पार्ट भी कहा जाता है। ये पूरे होल सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता रहता है। क्या कंट्रोल, ये न्यूक्लियस को भी कंट्रोल करता है, समझे, और पूरे बॉडी को भी रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, हम सबसे पहले चलेंगे क्या अगले जो वीडियो लेकर आएंगे, हमसे पहला जो बताएंगे आपको सेंट्रोसोम के बारे में, जिसमें सेंट्रियोल सब के बारे में बताएंगे, सेंट्रियोल के बारे में बताएंगे। तो इतना ही था, तो सपोर्ट कीजिएगा और एकदम ठोक देना है। आगे अगला वीडियो आएंगे सेंट्रोसोम के बारे में लेकर के आएंगे। ठीक है, धन्यवाद, इतना देने के लिए धन्यवाद।